हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो सभी एमजेटी फैमिली को दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से होली खेलिए और लेकिन कोशिश कीजिए सेफ रहने का, सुरक्षित रहने का। इस होली के पावन अवसर पर दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर आपके सामने मैं लेकर के आया हुआ हूँ। 25 मार्च 2024 के करंट अफेयर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से, लेकिन एक जरूरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं भी घर आया हुआ हूँ होली के अवसर पर, तो इसलिए डिजिटल बोर्ड पर क्लास ना हो करके यहाँ पर हो रहा है पेन टैब पर। तो अगले 2-3 दिन तक आपको ऐसे मिलेगी, उसके बाद फिर से हम लोग स्टूडियो से क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को जैसे कि आप जानते हो भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी की जयंती पर मनाया जाता है। सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोविंद ढोलकिया। और अभी इसरो ने आरएलवी पुष्पक का सफल लैंडिंग परीक्षण किया है। कल की वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था। इसके अलावा दोस्तों आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष भारत बन गया है। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया इसरो चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के लिए। और ऑस्ट्रेलिया ने अकुश पनडुब्बी की एक बार फिर से समझौते पर हस्ताक्षर किया है ब्रिटेन और अमेरिका के साथ में। इसके अलावा भारत और ब्राजील भी 2+2 वार्ता शुरू कर चुके हैं। पहली वार्ता नई दिल्ली में हुई और अभी न्यूजीलैंड ने डिस्पोजल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। और साइमन हैरिस ने आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा अमेरिका में वहां के डॉक्टरों ने पहली बार इंसानों में सुअर की किडनी का सफलतापूर्वक प्रत्यार्पण किया हुआ है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप एमजीटी ऐप से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस समय होली ऑफर्स भी चल रहे हैं जिसमें 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप उनका भी जरूर फायदा उठाइए। पहला क्वेश्चन, 24 मार्च 2024 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वर्ल्ड टीबी डे। तो वर्ल्ड टीबी डे जो है इसको मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को। और इसकी थीम इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम लोग टीबी को खत्म कर सकते हैं। तो ये है इस बार की थीम, इसको याद रखना है आपको। ट्यूबरकुलोसिस डे, ट्यूबरकुलोसिस या कहें टीबी या कहें क्षय रोग, इनके उन्मूलन के उद्देश्य से मनाया जाता है। इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस रोग की बीमारी के जो लक्षण हैं, कारण हैं, उपचार हैं, उनको लोगों को उनके बारे में बताने के लिए मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। 24 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। यानी कि ये वही बैक्टीरिया है जिसे टीबी का बैक्टीरिया कहा जाता है। तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी इन्होंने इसी दिन, इसीलिए ये दिन चुना गया है। तो थीम भी याद रखना है और साइंस के प्रोस्पेक्टिव से इसको भी ध्यान रखना है। भारत ने दोस्तों 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए एक टारगेट रखा हुआ है कि 2025 तक हम लोग पूरे भारत भर में टीबी खत्म कर देंगे। इसके लिए निक्षय मित्र अभियान चलाया गया है। ये अभियान आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, निक्षय मित्र अभियान। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 तक पूरे विश्व से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत जो है ये ग्लोबल टारगेट से 5 साल पहले ही अपना टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस हैं मार्च महीने के, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। 1 मार्च को दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे। 7 मार्च को जेनरिक मेडिसिन डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे। 10 मार्च को सीआईएसएफ रेजिंग डे। 10 मार्च को ही इंटरनेशनल विमेंस जस्टिस डे। और 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया। 14 मार्च को वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे। 14 मार्च को ही विश्व किडनी दिवस इस बार मनाया गया, वर्ल्ड किडनी डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 16 मार्च को मनाया गया नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या कहे कि नेशनल वैक्सीनेशन डे, दोनों कह सकते हो। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। इसके अलावा 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व वानिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया गया। विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है 21 मार्च को। ये चारों दिवस इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे
23 मार्च को शहीद दिवस मार्टायर डे, 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, अभी इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, और 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे। तो इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है मार्च महीने में। जैसे जैसे इसमें डेट आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऐड होता जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे तीसरे दिन मैं आपका इसका रिवीजन कराता हूं। अगला क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले कौन से में मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों आप सब ने ये जरूर जान लिया होगा अब तक कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है ये गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ये आज मैं आपको इस करंट अफेयर की वीडियो में बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी दोस्तों दिल्ली के सीएम हैं और ये सीएम रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले बन गए हैं पहले मुख्यमंत्री। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ऑन सिटिंग मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया हो। सबने आज तक या तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं या तो गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। अभी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन को भी आपने देखा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया था, तब वो गए थे। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं अभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं, अभी ये वर्तमान में हैं। तो ऐसा करने वाले ये बन गए हैं पहले सीएम। केजरीवाल जी दोस्तों जब गिरफ्तार हुए उसी रात मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। ये वीडियो लोगों को भी पसंद आई। इसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, शराब नीति घोटाला क्या है। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अच्छा, इस टाइप की जो ट्रेंडिंग मुद्दे पर मैं वीडियो बनाता हूँ ना, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से उस सारी वीडियोस देख सकते हो। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस होती हैं। जैसे मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पर बनाया वीडियो, इसके बाद मैंने आपको चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता लागू की गई उस पर मैंने आपको वीडियो दी। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर मैंने आपको वीडियो दी। इसके अलावा ये शराब घोटाला क्या है, इसको वीडियो दी। मतलब जो भी ट्रेंडिंग टाइम पर जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं उसको आसान भाषा में कम समय में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक नाम से प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखा करें। खास करके जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ईडी ने किस बेसिस पर, किस कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर देखो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिन्होंने गिरफ्तार किया है इनको, इनके द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट याद रखना है। किस मामले में गिरफ्तार किया, तो शराब नीति के घोटाले के मामले में। अब शराब नीति घोटाला क्या है ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। एक पॉइंट दो पॉइंट में यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, इसलिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो है ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2005 में 1 जुलाई को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये पहले सीएम में से बन गए हैं ऑन सिटिंग सीएम जो गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहली सीएम कौन बनी थी, या कहें कि सीएम के पद पर ऐसा व्यक्ति कौन रह चुका था जो गिरफ्तार हुआ। तो दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें तो जयललिता सबसे पहली पूर्व मुख्यमंत्री बनी थी जो 1996 में गिरफ्तार हुई थी। तो वो पहली पूर्व मुख्यमंत्री बनी थी। अभी तक सब लोग पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ही जेल में जाते थे, ये पहले ऑन सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी से हैं केजरीवाल। अगला है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस फसल में होने वाली बीमारी विटचेस ब्रूम की खोज की। तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा हिसार में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो उसमें वहां के साइंटिस्ट ने या कहें स्टूडेंट्स ने, रिसर्चर्स की टीम ने विटचेस ब्रूम नाम की एक बीमारी की खोज की है। ये बीमारी मटर के पौधों की बीमारी है, यानी मटर के पौधों में ये बीमारी पाई जाती है। तो इस बीमारी को खोज करने वाले ये दुनिया के पहले साइंटिस्ट बन चुके हैं। विटचेस ब्रूम इसका नाम दिया गया है इस बीमारी को। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है, वहां के साइंटिस्टों ने इसे खोजा है। और इस बीमारी को अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है और ये प्लांट डिसीज नाम की पत्रिका में रिलीज किया गया है पहली शोध रिपोर्ट के रूप में। तो ये एक नई ये अचीवमेंट हुई है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो मटर की नई प्रजाति है, इसको ध्यान रखना, मटर पूछा जाएगा आपसे। अगला, यहाँ पर यही कंटेंट इंग्लिश में है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे पीडीएफ आपको भेजी जाती है तो पीडीएफ से भी आप लोग रीड कर सकते हो, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी। मार्च 2024 को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया।
तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष दोस्तों बन गए हैं एमबी राव। एमबी राव को अभी नियुक्त किया गया है, ये हैं एमबी राव। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में ये अध्यक्ष भी हैं, या कहें कि एमडी सीईओ हैं। तो उसके एमडी और सीईओ को भारतीय बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखो इंडियन बैंक एसोसिएशन ना, ये समझ लो बैंकों के लिए एक एसोसिएशन का, एक संगठन का काम करता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई भी चेंजेस लाने हो, कोई भी एक नया नियम या कानून लाना हो, तो इसी बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। और इसमें हर साल जो है किसी न किसी एक जो बैंक है, बड़ी बैंक है, उसके एमडी या सीईओ को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का के अध्यक्ष जो हैं, या कहें एमडी और सीईओ हैं, उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, एमबी राव है। ठीक है ना। तो 1946 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय इसका मुंबई में है। आप देखते हो हर जगह एसोसिएशन होता है ना, जैसे इनका एसोसिएशन हो गया, जैसे आप देखते हो किसान यूनियन, आप देखते हो हर सेक्टर में अगर आप देखोगे ना तो एक यूनियन होता है, जैसे बार एसोसिएशन आप वकीलों का देखते हो, है ना, इसी प्रकार से। तो काफी महत्वपूर्ण पद होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, कल हम लोगों ने इसके बारे में रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में WTT फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो WTT यानी वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं साथियान ज्ञानसेकरन, जिन्हें हम लोग जी साथियान के नाम से भी जानते हैं, ज्यादा पॉपुलर नाम जो है यही है। तो जी साथियान जो है इन्होंने ये जीत लिया हुआ है। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और टेबल टेनिस से रिलेटेड ये टूर्नामेंट भी था। जी साथियान के द्वारा ये जीता गया है। इन्होंने अपने ही देश के मानव ठक्कर को हराया है 3-1 से फाइनल में। लेबनान की राजधानी बेरूत में ये आयोजित किया गया था। ठीक है ना। वर्ल्ड टेबल टेनिस के द्वारा होता है फीडर सीरीज, तो इसको इन्होंने जीत लिया है। और ये जीतने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं। जब भी पहले जुड़ जाए तो वो कंटेंट हो जाता है इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड टेबल टेनिस 2019 में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा ये बनाया गया था। ओके, और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है अब तक एजुकेशन इंडस्ट्री में, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। 72 आवर्स में दोस्तों फुल रिफंड पॉलिसी लाई गई है। अगर आप इस होली ऑफर में कोई सा भी बैच परचेज करते हो, कोई सा भी कोर्स परचेज करते हो, तो आपको 80% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक मौका दिया जा रहा है कि अगर मान लो आप लालच बस आकर के यहाँ पर कोर्स खरीद लिए, जैसे क्या होता है ना, बहुत लोग ऑफर देख करके लालच बस कोई सा भी कोर्स परचेज कर लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक मौका आपको दिया जा रहा है जो कोई नहीं देता है। मतलब आप समझो कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट होगा ये पॉलिसी नहीं देगा, वो यही चाहेगा कि ऑफर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें, और उसी में लोग जो स्टूडेंट लोग होते हैं वो जल्दबाजी में गलत चीज़ें भी जो नहीं चाहिए होती, एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती, उसको भी परचेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए 72 आवर का फुल रिफंड पॉलिसी लाया गया है, जिसके तहत अगर मान लो आप ऐसे कोई सा भी कोर्स खरीद लेते हो, आपको लगता है कि पसंद नहीं आ रहा है या हमारे यूजफुल कर रहे हैं, तो आप 72 आवर के अंदर अंदर फुल रिफंड प्राप्त कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस है हमें अपने कंटेंट पर, इसलिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये पॉलिसी, और ये जो स्कीम है इसका आप फायदा उठाइए। जीएस सफलता बैच लेना हो तो इसको आप ले सकते हैं, एसएससी कॉम्बो बैच, हिस्ट्री या एलपी या एसआई आया हुआ है, आरपीएफ का या कांस्टेबल का, इसका या टेक्नीशियन का, कोई सा भी बैच आप लेते हो तो उस पर आपको कूपन कोड यूज करना है होली 80, और बिगेस्ट डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही नाम मात्र की फीस पर आप हमारे प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए, कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता। तो 2024 का ग्लोबल इनइक्वालिटी अवार्ड जीत लिया है दोस्तों बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस ने। इन दोनों को दिया गया है। देखो, वैश्विक असमानता पुरस्कार आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, ये पहली बार दिया जा रहा है, यानी कि ये पहला संस्करण है इसका वैश्विक असमानता पुरस्कार का। तो पहली बार में बीना अग्रवाल और जेम्स के बायस को चुना गया है। ये हैं बीना अग्रवाल, ये हैं जेम्स के बायस। इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, तो इनको दोस्तों एक CRIS है संस्था, इसके द्वारा और विश्व असमानता लैब के द्वारा, इन दोनों के द्वारा दिया गया। मतलब अब इन दोनों के द्वारा दिया जाएगा और हर 2 साल में दिया गया, यानी इस बार दिया गया है तो अब 2 साल बाद दिया जाएगा अगली बार वाला। तो ये पहला संस्करण था। इसे गीरा अवार्ड भी कहा जा रहा है। गीरा शॉर्ट फॉर्म में इसी का नाम है। तो बेसिकली इसका पूरा नाम है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, यानी कि ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर कुछ पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, रिवीजन करेंगे। प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार, नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। पत्रकारिता में दिया जाता है, ये पूछा गया है एग्जाम में। अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार और रिकेन यामामोटो को प्रियजकर पुरस्कार, ये वास्तुकला में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यतिन पुरस्कार दुग्गल, यतिन भास्कर दुग्गल और नाइटहुड की उपाधि मिली सुनील भारती मित्तल को। अगला, हाल ही में किसे सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए CERA वीक लीडरशिप अवार्ड मिला, यानी केरा वीक अवार्ड मिला। तो केरा वीक लीडरशिप अवार्ड मिला दोस्तों इस बार सुल्तान अल जाबेर को। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को COP28 में बहुत अच्छे तरीके से इसकी अध्यक्षता करने के लिए दिया गया है। देखो, ये केरा वीक जो लीडरशिप अवार्ड है ना, ये पीएम मोदी को भी मिल चुका है और जस्टिन ट्रूडो को भी मिल चुका है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो, उनको भी मिल चुका है। तो फिलहाल ये COP28 आप जानते हो यूएई में आयोजित किया गया, बहुत बार इसको आपको बताया गया है। 2023 में आयोजित हुआ था COP28 शिखर सम्मेलन। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन होता है यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट चेंजेस के लिए। तो इसकी अध्यक्षता यूएई ने की थी। तो यूएई ने जिसको अध्यक्ष बनाया था ना, डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, इनको इस आयोजन की बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन संपूर्ण कराने के एवज में यह पुरस्कार दिया गया है, केरा वीक लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, S&P ग्लोबल के द्वारा इनको दिया गया है। अब COP28 तो हो गया, COP29 कहाँ होगा? COP29 दोस्तों होगा बाकू अजरबैजान में। एक नंबर बन गया आपका, एक नंबर फिक्स है, समझो ये पूछा ही जाएगा। बाकू अजरबैजान में होगा COP29 और वो कब होगा? 2024 में होगा। ठीक है, 2023 में ये हुआ था COP28। चलिए जी, तो सुल्तान अल जाबेर जो हैं ये अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। पीएम मोदी को कब मिला था? 2021 में पीएम मोदी को ये अवार्ड मिला हुआ था। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो को मिला 2022 में, और उसके बाद 2023 में मिला था मैक्सिको के प्रेसिडेंट को, और उसके बाद 2024 में इनको मिला है। अगला, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की? तो दोस्तों अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक दूरबीन है गैया दूरबीन, उसके द्वारा दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम, यानी कि तारों का एक स्ट्रीम, एक धारा जो होती है, उसको खोजा गया है जिसका नाम शिव और शक्ति है। अब आप कहोगे कि ये शिव और शक्ति नाम है इसका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसा नाम क्यों रखेगी, या ऐसा नाम की खोज कैसे ये कर ली? तो इसका वर्णन कहीं न कहीं तो पहले मिला होगा। बिल्कुल, इसका वर्णन दोस्तों हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो शिव और शक्ति ये जिक्र मिलता है कि ये दो प्राचीन ऐसे हैं जिनकी वजह से, दो शक्तियां हैं जिनकी वजह से आकाशगंगा बनी थी। और ये स्टार की जो चेन है ये बिलियंस ऑफ ईयर पहले बनी थी, और वहीं से यहाँ आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू हुआ है, ऐसा हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। और यहाँ पर अभी ESA ने, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये बात कंफर्म कर दी है। इसकी एक दूरबीन है, उसने खोजा है दो ऐसे तारों का एक चेन, इसमें शिवा चेन ये है और शक्ति चेन ये है, जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से मिलता आ रहा है। यहाँ पर देखिए दो प्राचीन तारकीय धाराएं बताई गई हैं, ये 12 अरब वर्ष पूर्व बनी थी, और हिंदू दर्शन में, हिंदू फिलॉसफी में इसका पहले से जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया है शिव और शक्ति ब्रह्मांड की रचना का प्रतीक है, तारकीय धाराओं की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाते हैं। और आजकल के निब्बा-निब्बी लोग कहते हैं ना कि ये जो भी धार्मिक ग्रंथ या फिर प्राचीन अपने सनातन के धर्म में लिखे गए हैं ग्रंथ, वो सब एक फिक्शनल स्टोरी है। अब तक हजारों ऐसे प्रमाण सत्य हो गए हैं, साइंस जो है वो उसको अप्रूव लगातार देते जा रहा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये गैया स्पेस टेलीस्कोप ने ये खोजा है, इसको दिसंबर 2013 में ESA ने, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था। होता क्या है ना कि हम लोग को के अंदर ये 200-250-300 सालों से ये दिमाग में भर दिया गया है कि भैया अंग्रेज लोग जो कुछ अप्रूव करेंगे वही खोज हुई है ना। वो लोग कहेंगे भारत की खोज ये हुई, अमेरिका की खोज ये हुई, इसकी खोज ये हुई, इसकी खोज वो हुई, और वो क्या मतलब इसके पहले और चीजें थी नहीं। लोग जो है एक्सेप्ट यही करते हैं, जब कोई अंग्रेज बोल दे तो मतलब वो सही है। इंडियंस जो अगर कुछ बोले हैं या इंडियन के पुराने फिलॉसफी में अगर कुछ चीजें हैं तो उसको लोग अब वो स्टोरी टाइप का मानते हैं बस केवल। डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन यानी DNPA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका नया अध्यक्ष चुना गया है मरियम मैमन मैथ्यू को। मरियम मैमन मैथ्यू जो है
ये डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की नई अध्यक्ष होंगे। देखिए अभी मैंने आपको इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में बताया, ऐसे ही यहाँ पर DNPA है, यानी कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, यानी इसमें डिजिटल न्यूज के जो पब्लिशर्स हैं उनका ये एसोसिएशन है। तो इसकी अब अध्यक्ष बनाई गई हैं ये मरियम मैथ्यू। तो मरियम मैथ्यू जो है अभी तक उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी, अब ये अध्यक्ष बनाई गई हैं। अभी तक अध्यक्ष थे अमर उजाला के प्रबंध निदेशक तन्मय माहेश्वरी, अब इनकी जगह पर ये आई हुई हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा, 1 अप्रैल से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन जो है इसमें 18 ऐसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स का एक यूनियन है ये। अब आगे आने वाले टाइम पर जो भी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स होंगे वो धीरे धीरे इससे जुड़ते जाएंगे, है ना। तो ये इनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, इसकी अध्यक्षता ये कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है मौसम विज्ञान के बारे में, लोगों को इसके महत्व के बारे में अवेयर करने के लिए। देखो, मौसम विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण एक विज्ञान है, साइंस है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग पाता है कि अब कहाँ पर चक्रवात आने की संभावना है, कहाँ पर मौसम बिगड़ने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, है ना। मौसम, जैसे कि मौसम विज्ञान का बहुत अच्छा लाभ मिलता है कृषि में, एग्रीकल्चर में, या जो तटीय इलाके होते हैं वहां पर अगर मान लो कोई चक्रवाती तूफान आ रहा है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वहां पर लोगों को इवैक्यूएट कराया जा सकता है, जिससे उनकी जान बच सकती है, बहुत सारे जान माल की हानि बचाई जा सकती होने से बचाया जा सकता है। तो इन सब का जो महत्व है इसको पहचानने के लिए एक दिन डिसाइड किया गया है 23 मार्च। 23 मार्च क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना हुई थी। इस बार की थीम है ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। क्या है? ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे आप शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ, और हाँ, इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। 80% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, कूपन कोड यूज करना है होली80, और फुल रिफंड का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। ये मौका आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, तो आप इसका फायदा उठाइए। 72 आवर में आपको अगर मान लीजिए नहीं पसंद आता है कोर्स तो आप वापस पैसा मांग सकते हैं बिना किसी क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो आप जाइए एक बार MJT ऐप के जो कोर्सेज हैं उनको जरूर चेक कीजिए। इसका उद्देश्य यही था हमारा कि आप लोग MJT ऐप के जो भी वीडियो कोर्सेज हैं उनको एक बार देखें, उनको पता लगे कि ये कैसे हैं वीडियो कोर्सेज, ठीक है ना। तो आप सभी लोग आई होप इसका फायदा उठाएंगे। कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, SCO शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कजाकिस्तान करेगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। आज आपको क्या बताना है? आयरलैंड की राजधानी क्या है? ऐसी राजधानियां पूछी जाती हैं, कुछ यूरोपीय देश हो गए, कुछ अफ्रीकी देश हो गए, उनकी राजधानियां आपसे पूछ ली जाएंगी, तो आप प्रिपेयर रहिए। मुद्रा भी पूछी जा सकती है। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था, कब पहुंचा था, ये दोनों आप बता देना। चंद्रयान 3 का रॉकेट का नाम क्या था, ये सब आप बता सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी पुस्तकें भी ले सकते हैं, पुस्तकों पर भी डिस्काउंट चल रहा है। आप जाइए अमेजन पर सर्च कीजिएगा MJT बुक्स, तो जो भी बुक्स हैं उन पर भी डिस्काउंट चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं, तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।